हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आप लोग जितने भी सवाल को देखने वाले हैं, ये सभी के सभी दोस्तों आप लोग के सोच पर आधारित सवाल होने वाला है, आपके समझ पर आधारित सवाल होने वाला है। ठीक है। और ये दोस्तों आज हमारा डे 10 यानी 10वां नंबर का क्लास होने जा रहा है, CDP यानी बाल विकास का। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिए और वीडियो के एंड में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। पहला नंबर के सवाल पे आते हैं। तो पहला नंबर का सवाल है आप लोग का कि किस बुद्धि स्तर को गिफ्टेड चाइल्ड माना जाता है। गिफ्टेड चाइल्ड में दोस्तों आप लोग का साइंटिस्ट जो आता है वो दोस्तों गिफ्टेड चाइल्ड के अंतर्गत आता है। तो गिफ्टेड चाइल्ड का IQ कितना होता है ये दोस्तों सवाल में पूछा गया है। ऑप्शन में है IQ 70 से कम, IQ 100, IQ 130 से अधिक या फिर IQ 85 टू 90 के बीच। तो दोस्तों गिफ्टेड चाइल्ड का जो IQ लेवल होता है वो दोस्तों IQ जो होता है 130 से अधिक होता है, यानी 135 से 140 के बीच में होता है। ठीक है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सवाल है कि नॉम चॉम्स्की के अनुसार भाषा अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा होता है। किशोरावस्था, वयस्कता, शैशवावस्था और बाल्यावस्था या फिर वृद्धावस्था। तो भाषा अधिगम के लिए दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो काल होता है, सबसे महत्वपूर्ण जो टाइम होता है वो होता है दोस्तों नॉन चॉम्स्की के अनुसार शैशवावस्था और बाल्यावस्था में। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग का सवाल है कि जब व्यक्ति किसी समस्या का एक ही समय उत्तर खोजता है, ठीक है, एक ही उत्तर खोजता है यानी किसी सवाल का, तो इसे क्या कहा जाता है। अपसारी चिंतन, काल्पनिक चिंतन, निष्क्रिय चिंतन या फिर अभिसारी चिंतन। तो दोस्तों जब भी किसी समस्या का हल एक होता है तो ये कहा जाता है दोस्तों अभिसारी चिंतन, जो कि दोस्तों नेगेटिव में आता है। ठीक है। अपसारी चिंतन में दोस्तों बहुत सारा उसका हल आता है, लेकिन दोस्तों अभिसारी की बात करें तो अभिसारी में एक क्वेश्चन का एक ही हल मिलता है, उसे कहते हैं दोस्तों अभिसारी। तो यही दोस्तों इस सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में सवाल है कि शिक्षा में तोड़ना और जोड़ना, ठीक है, तोड़ना और जोड़ना उपयोग क्यों किया जाता है। किस लिए दोस्तों, छात्रों की सोच की क्षमता को बढ़ाने के लिए, केवल लिखने का अभ्यास कराने के लिए, केवल परीक्षा में अधिक अंक लाने के लिए, केवल शिक्षक की सुविधा के लिए। तो दोस्तों जहां भी आप लोग को केवल दिखाई दे, ठीक है, केवल दोस्तों आप लोग का एक नेगेटिव पॉइंट होता है, तो ये सब तो दोस्तों आप लोग का होगा नहीं। ठीक है, यानी BCD नहीं होगा। ऑप्शन ए में आप लोग का है कि छात्रों की सोचने की क्षमता को बढ़ाने के लिए, ये दोस्तों आप लोग का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 में आप लोग का सवाल है कि जीन पियाजे के सिद्धांत में आसंजन यानी एसिमिलेशन का क्या अर्थ होता है। नई जानकारी को पहले से मौजूद ज्ञान के साथ जोड़ना, नई जानने के अनुसार सोचने की प्रक्रिया को बदलना, सी में है पूरी तरह से नई चीजें सीखना, एंड डी में है केवल पुरानी जानकारी को दोहराना। तो दोहराना भी आप लोग का एक नेगेटिव पॉइंट होता है और केवल तो आप लोग का है ही, तो ये तो आप लोग का नहीं होगा। ठीक है। तो दोस्तों अगर इसका आंसर देखें तो इसका आंसर आप लोग का पहला जो है, यानी नई जानकारी को पहले से मौजूदा ज्ञान के साथ जुड़ना, ये दोस्तों जीन पियाजे के सिद्धांत में आसंजन का अर्थ होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 में आप लोग का सवाल है कि ADHD, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी एंड डिसऑर्डर, ये दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ADHD का फुल फॉर्म होता है, और ये दोस्तों एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है, आपके सीटेट के एग्जाम में भी पूछा गया है, बहुत बार दोस्तों टेट के एग्जाम में भी इसका फुल फॉर्म को पूछा जाता है। ठीक है। तो ADHD से प्रभावित बच्चों में कौन सा लक्षण अधिक देखा जाता है। सामाजिक गतिविधियों में रुचि, धीमी गति से काम करना, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई या फिर अत्यधिक नींद। तो ADHD से प्रभावित बच्चों में कौन सा लक्षण दिखाया जाता है दोस्तों, तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, यानी ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है, उसे दोस्तों ADHD विकार हो जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में सवाल है कि लड़कों में यानी बॉयज में किशोरावस्था के दौरान कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है। ऑप्शन में है एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोलेक्टिन या फिर इंसुलिन। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, यानी लड़कों में दोस्तों किशोरावस्था के दौरान कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है। याद रखिएगा टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन जो होता है वो अधिक सक्रिय होता है दोस्तों किशोरावस्था, यानी जब लड़का का उम्र होता है 11 से लेकर 19 वर्ष। ठीक है, कभी कभी दोस्तों इसका 10 से लेकर कितना होता है, 18 वर्ष भी माना जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर।
एट में आप लोग का सवाल है कि प्रश्नावली विधि में किस प्रकार के प्रश्न शामिल हो सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन में है खुले यानी ओपन एंडेड, बंद क्लोज एंडेड, मिश्रित मिक्स्ड या फिर उपयुक्त सभी। तो प्रश्नावली विधि में दोस्तों सभी प्रकार के प्रश्नों को शामिल किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी के साथ आप लोग जाइएगा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी इस सवाल का हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 में आप लोग का सवाल है कि कोहलर के अनुसार चिंपांजी ने केले तक पहुंचने के लिए क्या किया। तो केले तक पहुंचने के लिए चिंपांजी ने क्या किया था दोस्तों। पहले सोच विचार किया, फिर सही उपकरण का उपयोग किया। बी में है कई बार कोशिश करने के बाद भी असफल रहा। सी में है प्रशिक्षक की सहायता का इंतजार किया, या फिर कोशिश करने के बजाय छोड़ दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, ऑप्शन हम लोग का पहला, यानी पहले सोच विचार किया और फिर दोस्तों सही उपकरण का उपयोग किया। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 में आप लोग का सवाल है कि जड़ बुद्धि से ग्रसित व्यक्ति आमतौर पर किस प्रकार के निर्णय लेता है। जिसका बुद्धि क्या होता है दोस्तों, जड़ बुद्धि होता है। तो जड़ बुद्धि से ग्रसित व्यक्ति आमतौर पर किसके निर्णय लेता है, किस प्रकार के निर्णय लेता है। लचीले, संतुलित, उसके बाद आप लोग का है निष्पक्ष, तर्कसंगत, एक तरफा और अपरिवर्तनीय। एंड डी में है दोस्तों व्यापक दृष्टिकोण को अपनाने वाला। तो जड़ बुद्धि से ग्रसित व्यक्ति आमतौर पर दोस्तों कौन प्रकार की किस प्रकार के निर्णय लेता है। तो याद रखिएगा एक तरफा और अपरिवर्तनीय निर्णय को लेता है दोस्तों जड़ बुद्धि से ग्रसित व्यक्ति। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर पे आते हैं। 11 में आप लोग का सवाल है कि लड़कियों में किशोरावस्था के दौरान कौन सा हार्मोन प्रमुख भूमिका निभाता है। ठीक है, पहले वाला सवाल में दोस्तों आप लोग देखें कि लड़कों में किशोरावस्था के दौरान कौन सा हार्मोन प्रमुख भूमिका निभाता है। अब दोस्तों ये लड़कियों वाला में सवाल आ गया। ठीक है, तो लड़कियों में किशोरावस्था के दौरान कौन सा हार्मोन प्रमुख भूमिका निभाता है। तो इसका आंसर आप लोग याद रखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी एस्ट्रोजन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 में आप लोग का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है। स्कूली माहौल, आनुवंशिकता, सांस्कृतिक संदर्भ या फिर अध्यापिका का शिक्षा शास्त्र। इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी यानी हेरिडिटी, आनुवंशिकता। ठीक है, तो इनमें से दोस्तों आनुवंशिकता व्यक्तिगत कारक होता है जो अधिगम को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 में आप लोग का सवाल है कि मानसिक विकास का संबंध नहीं है किससे। शिक्षार्थियों के वजन एवं ऊंचाई से, स्मृति का विकास से, तर्क एवं निर्णय से या फिर अवबोध की क्षमता से। तो मानसिक विकास का रिलेटेड नहीं होता दोस्तों। मानसिक विकास किससे, याद रखिएगा शिक्षार्थियों के वजन और ऊंचाई से। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोग का सवाल है कि थर्नडाइक के किस नियम में शिक्षार्थी की तैयारी को प्राथमिकता दी जाती है। प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम या फिर संज्ञानात्मक का नियम। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये तीनों नियम जो दिए हैं ये थर्नडाइक ने दिए हैं। तो इसमें किस नियम में शिक्षार्थी की तैयारी को प्राथमिकता दी जाती है यानी प्राइमरी दी जाती है, तो वो कौन सा नियम होता है दोस्तों। तो इसको याद रखिएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी यानी तत्परता का नियम है दोस्तों शिक्षार्थी की तैयारी को प्राथमिकता दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 में सवाल है कि किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि बुद्धिमत्ता केवल आनुवंशिकी पर निर्भर नहीं करती बल्कि वातावरण और शिक्षा का भी महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। तो ये किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था। ठीक है, ऑप्शन में है आइंस्टाइन, अल्फ्रेड बिने, चार्ल्स डार्विन एंड थॉमस एडिसन। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर आप लोग का बी यानी अल्फ्रेड बिने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में आप लोग का सवाल है कि छात्र अधिकतम अध्ययनशील बने इसके लिए आवश्यक क्या है। क्या है दोस्तों, लेखन कार्य अधिक करवाया जाए, गृह कार्य अधिक देना, कक्षा कार्य अधिक देना या फिर छात्रों में रुचि यानी इंटरेस्ट को जागृत करना यानी जगाना। तो छात्र अधिकतम अध्ययनशील बने इसके लिए दोस्तों क्या आवश्यक है, इसके लिए आवश्यक है कि छात्रों में रुचि को जागृत किया जाए, छात्रों में रुचि को बढ़ाया जाए। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों आप लोग का इसी पैटर्न पर क्वेश्चन भी देखने मिलेगा। तो ये सब दोस्तों आप लोग जितना भी रिवाइजन कीजिएगा ये दोस्तों आप लोग के लिए जरूरी है और रिवीजन करना भी दोस्तों आप लोग के लिए जरूरी है। तो इसीलिए दोस्तों अगर एक बार वीडियो को देखने में समझ में नहीं आया तो दोस्तों बार बार वीडियो को देखिए ताकि दोस्तों आप लोग का स्कोर जो है सीडीपी में अच्छा आए। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर सवाल में क्या है कि सीखने की प्रक्रिया में प्रयत्न और त्रुटि यानी ट्रायल एंड एरर का उपयोग कहाँ किया जाता है। गणित में समस्या हल करने में, नई भाषा सीखने में, नई तकनीकों को सीखने में या फिर विकल्पों में से सभी।
इसका आंसर आप लोग का कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन आप लोग का कौन सा? ऑप्शन आप लोग का हो जाएगा दोस्तों सी, यानी नई तकनीकों को सीखने में प्रयत्न और त्रुटि का उपयोग किया जाता है सीखने की प्रक्रिया में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 18 में आप लोग का सवाल है कि अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? केवल कक्षा में उपस्थित रहना, केवल परीक्षा उत्तीर्ण करना, जीवन भर सीखते रहना या फिर केवल अच्छे अंक लाना। तो सबसे पहले दोस्तों केवल जो है इसको आप लोग काट दीजिए। उसके बाद दोस्तों आप लोग को और केवल कहाँ दिखाई दे रहा है? ये वाला केवल, ये भी आप लोग का नेगेटिव होता है, ये भी आप लोग का नेगेटिव होता है। तो अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है दोस्तों कि जीवन भर सीखते रहना। यही दोस्तों इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। 19 में सवाल है कि निरंतर मूल्यांकन का लाभ क्या है? केवल शिक्षकों को लाभ पहुंचाना, केवल परीक्षा के दिन प्रदर्शन दिखना, विद्यार्थियों की प्रगति पर नियमित निगरानी रखना या फिर डी में है विद्यार्थियों को अधिक तनाव देना। तनाव तो दोस्तों विद्यार्थियों को नहीं दिया जा सकता है, टेंशन उसको नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना है। तो इसका आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी विद्यार्थियों की प्रगति पर नियमित निगरानी रखना। ये दोस्तों निरंतर मूल्यांकन का लाभ होता है, बेनिफिट होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में आप लोग का सवाल है दोस्तों कि सृजनात्मकता, ठीक है, सृजनात्मक विद्यार्थियों की पहचान कैसे की जा सकती है? ऑप्शन में है वे नए और अनोखे विचार प्रस्तुत करते हैं, वे हमेशा शिक्षकों की नकल करते हैं, वे केवल अंक प्राप्त करने पर ध्यान देते हैं या फिर वे किसी भी चीज़ पर प्रश्न नहीं उठाते। इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, यानी सृजनात्मक विद्यार्थियों की पहचान दोस्तों वे क्या करते हैं? वे नए और अनोखे विचार प्रस्तुत करते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 में सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक हकलानी की समस्या को दूर करने के लिए प्रयोग की जाती है? हकलानी की समस्या को, ऑप्शन में है उद्देश्यपूर्ण भाषण, व्यावहारिक भाषण, विलंबित भाषण या फिर लंबे समय तक भाषण। तो इनमें से दोस्तों कौन सा तकनीक है जिससे हकलाने की समस्या को दूर करने के लिए प्रयोग की जाती है? तो याद रखिएगा लंबे समय तक का भाषण। ये दोस्तों एक ऐसी समस्या को दूर करने के लिए प्रयोग की जाती है और वो दोस्तों क्या है? हकलाने की समस्या को। ठीक है, तो लंबे समय तक भाषण देना दोस्तों हकलाने की समस्या को क्या किया जा सकता है? दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। किस आयु में बच्चे समानुभूति की भावना दिखाना शुरू कर देते हैं और 100 से ज़्यादा शब्द भंडार संग्रहित कर लेते हैं, यानी 100 से ज़्यादा वे शब्द जानते हैं दोस्तों? ऐसा कौन सा वर्ष में होता है? ऑप्शन में है 12 वर्ष, 1 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 2 वर्ष। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी 2 वर्ष जब उसका उम्र हो जाता है तो दोस्तों बच्चे क्या करते हैं? समानुभूति की भावना दिखाना शुरू कर देते हैं और 100 से ज़्यादा दोस्तों शब्द भंडार जो है संग्रहित कर लेते हैं, यानी अपने पास रख लेते हैं दोस्तों 2 वर्ष की उम्र तक जब उसका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 में सवाल है कि वातावरण यानी एनवायरनमेंट का व्यक्ति के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत ही दोस्तों ये आप लोग का इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो वातावरण पर व्यक्ति के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? केवल शारीरिक विकास होता है, केवल मानसिक विकास होता है, शारीरिक और मानसिक दोनों विकास होता है या फिर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता? इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का कौन सा? ऑप्शन आप लोग का सी, यानी वातावरण के व्यक्ति पर दोस्तों विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? ना शारीरिक और मानसिक दोनों का विकास होता है दोस्तों वातावरण का व्यक्ति के विकास पर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 में सवाल है कि बच्चे की शिक्षा प्रारंभ होती है कब? स्कूली दिनों से, उसके जन्म से, जब वो चलना प्रारंभ करता है या फिर वयस्क दिनों से? तो एक बच्चे की शिक्षा यानी एजुकेशन दोस्तों प्रारंभ हो जाता है, शुरू हो जाता है कब? उसके जन्म से। ऑप्शन और बी आप लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में सवाल है कि स्मरण के अंतर्गत आता है क्या? बर्ताव आता है, पठन एवं लेखन आता है, प्रभावी शिक्षण आता है या फिर धारण एवं अनुस्मरण आता है? तो स्मरण के अंतर्गत दोस्तों आता है आप लोग का 2 चीज, पहला होता है धारण और दूसरा होता है आप लोग का अनुस्मरण। तो आंसर आप लोग का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी धारण एवं अनुसरण स्मरण के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। 26 में आप लोग का सवाल है कि पिछड़े बालक के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? ऑप्शन में है उस बालक की शैक्षिक उपलब्धि सामान्य से कम रहती है, ऑप्शन बी में है वह बालक मंद बुद्धि होता है, सी में है वह जड़ बुद्धि बालकों की श्रेणी में आता है या डी में है दोस्तों कोई भी नहीं। इसका आंसर आप लोग का कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन आप लोग का पहला। ठीक है, यानी उस बालक की शैक्षिक उपलब्धि सामान्य से कम रहती है और ये दोस्तों कथन जो है सत्य है। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 27 में सवाल है कि खेल की भूमिका को पहचानने हेतु किसने यह परिभाषित किया कि बच्चे जबरदस्ती अधिगम नहीं करेंगे, यानी बच्चे जबरदस्ती पढ़ाई नहीं करेंगे बल्कि खेल के माध्यम से अधिगम करेंगे। तो ये किसने कहा था? पियाजे, नॉन चमस्की, जॉन डेवी या फिर प्लेटो। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन आप लोग का सी, यानी यह दोस्तों कथन है किसका? जॉन डेवी का। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे विद्यालय का गुण नहीं है? क्वेश्चन में नहीं पूछा है। सभी विषयों का शिक्षण, वाद विवाद और निबंध लेखन, विकसित प्रयोगशालाएं या फिर खेल का कोई आयोजन नहीं। तो दोस्तों जहां पर खेल का कोई आयोजन नहीं होता है वो दोस्तों एक अच्छे विद्यालय का गुण नहीं उसका होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 में सवाल है कि किस अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन में है रुचियां, आवश्यकताएं, असुरक्षा या फिर अभिवृत्ति। तो किस अवस्था में दोस्तों सामाजिक विकास पर जिसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वो निम्न में से आप लोग का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी असुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 30 और यही दोस्तों इस वीडियो का लास्ट और अंतिम सवाल होने वाला है। तो सवाल में है कि वृद्धि का अर्थ क्या है, यानी ग्रोथ का मीनिंग क्या है? आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना, केवल बाह्य अंगों का बढ़ना, केवल आंतरिक अंगों का बढ़ना या फिर शारीरिक व मानसिक रूप से बढ़ना। तो दोस्तों ये आप लोग का केवल तो पहले ही कट जाएगा, यानी दो ऑप्शन आप लोग का तो होगा नहीं, बी और सी। अब दोस्तों दोनों में आप लोग का कंफ्यूजन है कि शारीरिक व मानसिक रूप से बढ़ना या फिर आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना। तो वृद्धि का अर्थ होता है दोस्तों क्या? वृद्धि का अर्थ होता है आप लोग का आंतरिक और बाह्य यानी बाहरी अंगों का बढ़ना। यही दोस्तों इस सवाल का हो जाएगा राइट आंसर। तो 30 मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन आप लोग का करा दिए और ये ऐसे टाइप का सवाल दोस्तों आप लोग को अभी करा रहे हैं हम, जो कि दोस्तों सीटेट को छोड़कर बाकी टेट एग्जाम में भी पूछा जा रहा है, रेगुलर पूछा जा रहा है। तो आज का ये वीडियो दोस्तों आप लोग का कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर अपना स्कोर बताइए। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टिप के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।